बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच में 5वें नंबर पर है। एडवर्ब भी एडजेक्टिव की तरह एक मॉडिफाइंग पार्ट ऑफ स्पीच है। मॉडिफाइंग से मुराद ये है कि ये भी दूसरे वर्ड्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। तो एडवर्ब का जो डायरेक्ट लिंक है वो वर्ब के साथ होता है। ऐसा वर्ड जो वर्ब को एक्सप्लेन करे, उसके मीनिंग में इजाफा करे, उसको एडवर्ब कहते हैं। जबकि एडजेक्टिव जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, ये किसी नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है। एडजेक्टिव का लिंक नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है और एडवर्ब का जो लिंक है वो वर्ब के साथ होता है। लेकिन इसके साथ साथ एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ आइडेंटिकल होने की वजह से एडजेक्टिव को एक्सप्लेन भी करता है और ये इटसेल्फ अपने आप को भी एक्सप्लेन करता है। तो यू कैन से एडवर्ब हैज three main functions to perform to elaborate the meanings of verb, adjective and itself। मतलब खुद के मीनिंग में भी ये इजाफा करता है। तो एडवर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट इस सेंस में भी है कि ये मॉडिफाइंग वर्ड है। आपने सेंटेंस के अंदर देखा होगा जितने भी इजाफी डिटेल्स हैं वो एडवर्ब या एडजेक्टिव ही होते हैं। दे आर कॉल्ड मॉडिफायर्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवर्ब का इंट्रोडक्शन कि ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर 5वें नंबर पे है, इम्पॉर्टेंट है। और ये एडवर्ब क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसकी पोजीशन इन अ सेंटेंस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके यूज मतलब इसके रूल्स पढ़ेंगे हम। देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एमडीकैट पास पेपर्स की रेफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। देन एमडीकैट पास पेपर के रेफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। Introduction to adverb. The words which add meanings to a verb, an adjective or an adverb is called adverb। जैसे quickly है, very, neatly, often, ये वो words हैं जो sentence के अंदर meanings में इजाफा करते हैं। तो you can easily locate the use of adverb in a sentence। Types and position of adverbs, हम देखेंगे कि इसमें कितनी types हैं। तो adverb की 5 different types हैं। Adverb of manner, degree, frequency, time and place। सबसे पहले आते हैं adverb of manner की तरफ। manner अंदाज को कहते हैं, काम करने के अंदाज को शो करता है। तो किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है यानी एक्शन, उसके ऊपर अगर आप हाउ अप्लाई करें कि ये काम कैसे हुआ, किस अंदाज से हुआ, तो आंसर विल बी एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हम एडजेक्टिव से बनाते हैं। एडजेक्टिव के साथ ly सफिक्स हम ऐड कर दें तो ये एडवर्ब मैनर बन जाता है। बैड से बैडली, हैप्पी से हैप्पीली, सैड से सैडली, स्लो से स्लोली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर की फॉर्म्स ly वाली नहीं होती, जैसे वेल है, हार्ड है, फास्ट है। तो इसको फास्टली या हार्डली नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकी एडवर्ब के तौर पे भी फॉर्म वही है जो एडजेक्टिव के तौर पे है। इन एडजेक्टिव को लाजमी याद करें क्योंकि इनकी फॉर्म एडवर्ब ऑफ मैनर की जो फॉर्म है वो ly जैसी नहीं होती। सेंटेंस के अंदर एडवर्ब कहीं भी यूज हो सकता है, जैसे द ब्रदर्स वर बैडली इंजर्ड। अब ये वर्ब से पहले आप देख सकते हैं एडवर्ब मैनर आ गया। दे हैड टू एक्ट फास्ट, टू सेव, अब देखें कि बिटवीन टू इन्फिनेटिव्स आ गए। इसी तरह एट द एडवांस्ड एज ऑफ 88 शी स्टिल sang very well, still sang very well एट द एंड आ गया। तो पूरे सेंटेंस में ये फ्रीली मूव करते हैं। अब सेंटेंस के अंदर इनकी एग्जैक्ट पोजीशन के हवाले से हम बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर ये कहाँ आते हैं, सेंटेंस के एंड पे आते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं शी एट क्विकली, तो क्विकली इज आफ्टर वर्ब। तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि इमीडिएटली आफ्टर वर्ब होना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इमीडिएटली की जरूरत नहीं है कि ये फॉरन वर्ब के बाद नहीं आएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल में देखें शी सिंग्स सॉन्ग नाइसली। अब नाइसली जो है वो एडवर्ब है, तो ये वर्ब है सिंग्स, तो जरूरी नहीं कि ये यहाँ आए शी सिंग्स नाइसली द सॉन्ग, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद भी आ जाता। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट काफी बड़ा हो, उसके बाद कोई मॉडिफायर लगा हो, तो बेटर है कि इसको फिर मूव करके हम क्लोजेस्ट टू द वर्ब लेके आए। तो उस सूरत में हम इसको बिफोर वर्ब भी ऐड कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल में ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो एक बात तो ये जहन से बिल्कुल निकाल दें कि ये वर्ब के फौरन बाद आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये गलत आ सकता है जब आपका ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो, और अगर आपका ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट एरिया प्रोलॉन्ग्ड है, बड़ा
एरिया है, मतलब ज्यादा लंबा ऑब्जेक्ट है, तो उस सूरत में आप एडवर्ब मैनर को उठा के मेन वर्ब से पहले यहां पे आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब होता है किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज डन और हैपेंस, ऑलमोस्ट, मच, नियरली, क्वाइट, रियली, सो, टू, वेरी, ये एडवर्ब डिग्रीज हैं। सेंटेंस के अंदर इनका यूज देख सकते हैं आप। इट वॉज टू डार्क फॉर अस टू फाइंड, अब ये टू और एडजेक्टिव का यूज जो हमने पढ़ा था, तो दैट इज फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव। अगर टू इन्फिनेटिव हो तो हम ये टू लगाते हैं, टू डार्क टू फाइंड। इस तरह द रेफरी हैड टू स्टॉप द मैच व्हेन इट बिगैन टू रेन वेरी हैवीली। अब देखें ये वेरी हैवीली, वेरी आ गया, ये हर डॉटर इज क्वाइट फैट, फैट से पहले क्वाइट आ गया। द एक्सीडेंट विक्टिम नियरली डाइड, तो नियरली डाइड से पहले आ गया। तो एडवर्ब, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहीं भी आ सकते हैं। अब इसकी पोजीशन देख लिया सेंटेंस के अंदर। ये कुछ एडवर्ब्स हैं, रियली, वेरी, क्वाइट, यूजुअली। याद रखना है कि ये हमेशा सेंटेंस के मिडल में यूज करते हैं और वर्ब से पहले आते हैं। रियली, लाइक जैसे एग्जांपल, वेरी, क्वाइट और यूजुअली ये वर्ब से पहले आएंगे। ये जो दो एडवर्ब्स हैं, अ लॉट और अ बिट, ये हमेशा एंड पे यूज करते हैं। जैसे I would just like to change things a bit. Adverbs of frequency. Adverb of frequency. Frequency का लफ्ज़ी मतलब होता है how often, कितनी दफा, कितनी बार। जैसे डिग्री का हमने पढ़ा था किस हद तक, how often कितनी बार, लाइक एक आप काम आप करते हैं वो कितनी बार करते हैं। जैसे मेडिसिन खाते हैं तो दिन में कितनी दफा खाते हैं। सेम एक्शन रिपीटेड, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो how often का जो आंसर है ये एडवर्ब्स उसका आंसर है। Again, always, ever, frequently, generally, hardly, ever, never, occasionally, often, rarely, seldom, sometimes, twice, usually, weekly, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। इनका जो सेंटेंस के अंदर यूज है वो आप दे सकते हैं, वो राइट बिफोर वर्ब होता है। He hardly ever say, अब say जो है वर्ब है उससे पहले ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। He frequently fond, she never smiled, very occasionally ये एंड पे है। बिफोर द एक्शन, तो ये जैसे मैंने बताया टोल्ड अ लाई, तो इसमें कुछ हैं जो बाद में भी आते हैं, जैसे ये ओकेजनली है, वेरी ओकेजनली, लेकिन ज्यादातर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं वो मेन वर्ब से पहले आते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन का आइडिया जो देते हैं सेंटेंस में, व्हेन एन एक्शन वाज डन, इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम से आंसर करते हैं। ये वर्ड्स आप अक्सर देखे होंगे सेंटेंसेस में, आफ्टरवर्ड्स, ऑलरेडी, इमीडिएटली, लास्ट मंथ, नाउ, सून, देन और यस्टरडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम की एग्जांपल्स हैं। तो उसका सेंटेंस में इस्तेमाल करने से पहले आपको मैं दो आइडियाज एक्सप्लेन कर दूं। जो भी वर्ड टाइम का आइडिया दे वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, और इसके हम दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ टाइम होता है और एक डेफिनेट एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जो इंडेफिनिट है इसमें हम श्योर नहीं होते कि कब कितना टाइम इसमें यूज हुआ या कितना टाइम, कितने टाइम की बात हो रही है। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑलरेडी, ये इंडेफिनिट आइडियाज है, जनरल टाइम है। और डेफिनेट में हमें पता होता है एग्जैक्टली कि किस वक्त की बात करें, जैसे यस्टरडे है, अगो है, टुमारो है, नाउ है, ये डेफिनेट एडवर्ब्स है। तो याद रखिए सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो इंडेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, ये मेन वर्ब से पहले आते हैं। जैसे यहाँ पे पोजीशन के हवाले से देखें, ये इंडेफिनेट एडवर्ब्स आप वर्ब से पहले लगाओगे, और जो डेफिनेट वर्ब्स हैं वो आप वर्ब के बाद या हो सकता है ऑब्जेक्ट के भी बाद एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज करोगे। लुक एट द एग्जांपल, ही ऑलवेज कम्स हियर। अब ऑलवेज जो है इंडेफिनिट टाइम है, इसको हम पहले लिखेंगे। ही केम हियर यस्टरडे, ये डेफिनेट टाइम है, ये हम बाद में लिखेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो डेफिनेट है वो एंड पे आएंगे और जो इंडेफिनेट है वो वर्ब से पहले आएंगे। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, प्लेस में वेयर का आइडिया होता है कि एक्शन कहां पर परफॉर्म हुआ, जैसे अबव, बिलो, हियर, आउटसाइड, ओवर, देयर, अंडर, अपस्टेयर्स, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि इनका यूज वर्ब के बाद होता है। वी कैन स्टॉप हियर, द स्कूल बॉय वाज नॉक्ड ओवर बाय अ स्कूल बस, दे रश फॉर देयर लाइव्स व्हेन फायर ब्रोक आउट इन द फ्लोर बिलो। सेंटेंस के अंदर इसका जो यूज है, एडवर्ब ऑफ प्लेस इज रिटन आफ्टर द वर्ब इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट। आई शैल गो देयर,
तो जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो राइट आफ्टर मेन वर्ब लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद आएगा। नाउ लेट्स गो थ्रू द रूल्स रिलेटेड टू एडवर्ब। सबसे पहली जो चीज याद रखनी है वो ऑर्डर है, तरतीब है। एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, इसका ऑर्डर का क्वेश्चन लाजमी आपने प्रिपेयर करना है कि अगर एक से ज्यादा एडवर्ब सेंटेंस के अंदर आ जाएं, उनके खास ऑर्डर या खास सीक्वेंस होती है जिसको फॉलो करना है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे हम मैनर लगाएंगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम और फिर पर्पस। Look at this example. He swims excitedly in the pool every evening before dusk to keep in shape. अगर हम सेंटेंस को देखें यहां तक तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। He swims सब्जेक्ट और intransitive verb आ गया। Okay, now the rest part is actually the string of adverb. इसमें सारे adverbs हैं, उनकी तरतीब देखें। Excitedly ये बताता है manner of swimming कि उसने किस तरह तैराकी की, बड़े जोश के साथ उसने तैराकी की। तो दिस वर्ड गिव्स द आइडिया ऑफ हाउ किस तरह उसने स्विमिंग की। तो मैनर पहले नंबर पे, फिर आएगा इन द पूल, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है और ये वेयर का आइडिया देते हैं, वेयर कहां से, ये हाउ का आइडिया है और ये वेयर का है। ही स्विम्स इन द पूल, तो वेयर डिड ही स्विम या वेयर डज ही स्विम इन द पूल, तो जो वेयर का आंसर होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा और ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो ये एक्टिविटी ऑफ स्विमिंग परफॉर्म करता है। हाउ ऑफन डज ही स्विम, तो आंसर आएगा एवरी इवनिंग। तो फ्रीक्वेंसी की निशानी है तीसरे नंबर पे। तो फ्रीक्वेंसी के जो एडवर्ब्स हैं वो तीसरे नंबर पे आएंगे। इसी तरह टाइम, बिफोर डस्क, टाइम है व्हेन का आइडिया होता है, व्हेन यू put a question on action of the subject with when, तो वो आंसर एडवर्ब ऑफ टाइम की सूरत में आएगा। जैसे when does he swim, तो आंसर होगा before dusk। लास्ट में पर्पस होता है, to keep in shape, to या in order to से कुछ सेंटेंसेस में इजाफा किया जाता है, तो they are adverb of purposes, their purpose, वो पर्पस को शो करते हैं। वो उसकी तरतीब जो होती है he swims to keep in shape, तो वाई का आंसर ये होगा कि वो क्यों स्विम करता है। दैट इज ऑल्सो अ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन भी कुछ लोग इसको कहते हैं, तो पर्पस या रीजन एक ही बात होती है। तो ये 5 आइडियाज है जिनको आपने याद रखना है। तो इसका निमोनिक अगर आप बनाएं MPFTP, ये आप लिख सकते हैं MPFTP। तो मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड पर्पस। रूल नंबर 2, वेरी और इनफ, ये दोनों इकट्ठे यूज नहीं होते, इनमें से एक यूज होगा एक वक्त में। वेरी काइंड इनफ ये रॉन्ग है, या लिखेंगे वेरी काइंड या काइंड इनफ। तो इनफ का रूल मैं पहले एडजेक्टिव में भी बता चुका हूं, ये एडजेक्टिव के बाद आता है। रूल नंबर 3, ये जो आपको नजर आ रहे हैं एडजेक्टिव्स, टायर्ड, प्लीज्ड, डिलाइटेड, सरप्राइज्ड और ऑब्लाइज्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। तो इसके लिए जो हमने रूल पढ़ा था वो ये था, रूल नंबर 3, कि इनसे पहले हम एडवर्ब मच लगाते हैं, लेकिन ये रूल इस एक्सेप्शन में आता है, इनसे पहले अपने वेरी लगाना है। वेरी टायर्ड, वेरी प्लीज्ड, वेरी डिलाइटेड, वेरी सरप्राइज्ड, वेरी ऑब्लाइज्ड। इनके अलावा अगर कोई और एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हो उससे पहले आपने मच लगाना है। एग्जांपल्स हैं, शी इज वेरी हैप्पी, आई फील मच बेटर देन अली, Israel is much hated by us, I am very pleased at। अब ये hated और pleased सेम फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ much है, ये रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग है, और very pleased, ये pleased यहाँ पे एक्सेप्शनल वर्ड है, that's why आप कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शन है, much नहीं आएगा, very आएगा। रूल नंबर 4, एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द एडवर्ब enough। ये enough से रिलेटेड मैं पहले भी बता चुका हूँ, एडजेक्टिव के बाद इनफ यूज करना है। गुड इनफ, काइंड इनफ, नाइस इनफ। नाउन हो जैसे ये मनी है उससे पहले यूज करना है, इनफ मनी। रूल नंबर 5, एडजेक्टिव से पहले ये एडवर्ब, ये कंपाउंड एडवर्ब इसको कहते हैं, जिसमें 2 वर्ड्स वो कंपाउंड हो जाता है। तो मच टू हमेशा एडजेक्टिव से पहले लगता है, और टू मच ये एडजेक्टिव है और ये नाउन से पहले लगेगा। याद रखिएगा, टू मच नाउन से पहले और मच टू एडजेक्टिव से पहले। अब ग्रामेटिकली स्पीकिंग टू मच जो है वो कंपाउंड एडजेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एडजेक्टिव।
लेकिन जो मच टू है ये कंपाउंड एडवर्ब है, कंपाउंड एडवर्ब, याद रखना है। तो ये यूज भी आपने देखना है। अब सेंटेंस में देखें, दिस हाउस इज मच टू बिग, तो आपने देखना है यहाँ पे क्या वर्ड है, ये बिग जो है वो एडजेक्टिव है या नाउन है, तो ये एडजेक्टिव है जैसे आप देख सकते हैं। तो एडजेक्टिव से पहले आपने मच टू लगाना, दैट इज करेक्ट। दिस हाउस इज मच टू बिग फॉर माई फैमिली। रूल नंबर 6, दीज वर्ड्स आर नाउन्स। याद रखिएगा ये जो वर्ड्स हैं जब हम एडवर्ब बनाते हैं एडजेक्टिव से तो ly लगाते हैं, जैसे नाइस से नाइसली है, वार्म से वार्मली है, कोल्ड से कोल्डली है। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये नाउन है, माइजर से माइजरली, ये नाउन से हम एडजेक्टिव बना रहे हैं, ये इनकी नाउन फॉर्म है और ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। माइजर से माइजरली, कवर्ड से कवर्डली, लव से लवली, फ्रेंड से फ्रेंडली, ईयर से ईयरली। तो कभी भी इनको आपने एज एडवर्ब यूज नहीं करना। ये जो माइजरली, कवर्डली, लवली, फ्रेंडली, ईयरली, ये एडवर्ब्स नहीं हैं। इनको अगर एडवर्ब के तौर पे यूज किया गया होगा तो ये रॉन्ग होगा। तो इनमें आपने अगर एडवर्ब के तौर पे यूज करना है तो आपको फ्रेज बनानी पड़ेगी, इन अ माइजरली मैनर, लाइक अ माइजर, इन अ कवर्डली मैनर या लाइक अ कवर्ड, इन अ फ्रेंडली मैनर या लाइक अ फ्रेंड, इन अ लवली मैनर या लविंगली। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल में देखें, ही लिव्स माइजरली, तो माइजरली तो एडजेक्टिव है, ये वर्ब के बाद तो एडवर्ब आना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। He lives very miserly, again wrong है। He lives like miser, तो miser तो है लेकिन आर्टिकल मिसिंग है, ये भी wrong है। He lives in a miserly manner, ये करेक्ट है। इस तरह आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन वर्ड्स को अच्छी तरह याद कर लीजिए। रूल नंबर 7, these are called sensory verbs। सेंसरी वर्ब्स का फंक्शन एक्शन को शो करना नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट जो परफॉर्मर ऑफ एक्शन है उसकी स्टेट या उसकी क्वालिटी को शो करना होता है। जैसे ही लुक्स एंग्री, ही लुक्स एंग्री, तो एंग्री सब्जेक्ट खुद है, तो जो लुक है ये उसके एक्शन को शो नहीं कर रहा बल्कि उसकी स्टेट को शो कर रहा है। ही इज सैड, अब इज वर्ब बी है, ये सैड जो है दैट इज द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, ये उसका एक्शन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई वर्ब एक्शन के तौर पे आएगा तो वो वर्ब है, अदरवाइज वो सेंसरी वर्ब कहेंगे। तो अब रूल ये है कि इन वर्ब्स के बाद हम आमतौर पे एडवर्ब लगाते हैं, स्मेल, टेस्ट, साउंड वगैरह ये सारे आप याद कर सकते हैं। इनके बाद में एडवर्ब नहीं लगाना, इनके बाद एडजेक्टिव्स लगाने हैं। ये नहीं होगा ही लुक्स एंग्री ली, वो गलत हो जाएगा, ही लुक्स एंग्री, दैट विल बी करेक्ट। रूल नंबर 8, फास्ट, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की तौर पे जब भी यूज होगा इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती, एडजेक्टिव और एडवर्ब में फॉर्म सेम है। ही इज अ फास्ट बाउलर, अब बाउलर जो है नाउन है तो ये इसका एडजेक्टिव हो गया। ही रैन फास्ट, रैन वर्ब है और जो चीज वर्ब को एक्सप्लेन करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, तो फास्टली नहीं आना, तो इसको एग्जाम में अक्सर फास्टली के तौर पे यूज किया जाता है और वो मिस्टेक होती है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो याद कर लें, फास्टली और हार्डली ये ly के साथ नहीं आते, इनको आप फास्ट और हार्ड ही लिखेंगे। रूल नंबर 9, सम टाइम और समटाइम्स, ये दो वर्ड बड़े आइडेंटिकल हैं और कंफ्यूजिंग है, इनके यूज को भी आपने देखना है। सम टाइम और समटाइम्स, इसका फर्क क्या है? सम टाइम का ताल्लुक फ्यूचर से होता है और समटाइम्स ये पास्ट के साथ होता है, लेकिन इसमें एक और निशानी भी है। सम टाइम ये वर्ब के साथ आता है और समटाइम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। एवरीथिंग हैज टू एंड समटाइम, समटाइम्स शी विश्ड, अब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, तो याद रखें जब सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तो समटाइम्स लगाएंगे और जब सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं होगा, मिडिल में या एंड पे होगा तो समटाइम लगाएंगे। ये आपने याद रखना है क्योंकि कुछ एडवर्ब्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट एरर आती है, वो कहां पे मीनिंगफुल होते हैं, कहां पे वो मीनिंगलेस होते हैं, ये आपको ये इन वर्ड्स के यूज से पता चलेगा। लुक एट द एग्जांपल, इट इज कूल नाउ बट समटाइम इट गेट्स, इट इज कूल नाउ बट, उसके बाद समटाइम से अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ये समटाइम्स आना है यहां पे, ये समटाइम नहीं आएगा। समटाइम्स इट गेट्स वेरी वार्म हियर। रूल नंबर 10, इसी तरह एज अ होल और होली, ये दोनों सिमिलर हैं, सेम मीनिंग है इनके, लेकिन इसमें एक डिफरेंस भी इनका यूज है। एज अ होल कैन बी यूज एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और होली कैन बी यूज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, याद रखना है। एज अ होल सेंटेंस के एंड पे भी यूज हो सकता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, लेकिन होली मिडल ऑफ द सेंटेंस में ही यूज होगा।
दूसरा इसका डिफरेंस ये है कि होली का मतलब कंप्लीटली होता है, होल से होली, कंप्लीट, और जो एज अ होल इन जनरल, ये भी कंप्लीट ही होता है लेकिन उसको इन जनरल भी कहते हैं। बहरहाल ये तो मीनिंग के हवाले से डिफरेंस था, इनका यूज जो है वो आपने एक दफा फिर नोट कर लें। एज अ होल कैन बी यूज एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। होली कैन बी यूज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। होली वी आर इन अग्रीमेंट, तो यहां होली रॉन्ग है, एज अ होल वी आर इन अग्रीमेंट। दिस हाउस वॉज एज अ होल कंज्यूम्ड बाय फायर, दिस हाउस वॉज होली कंज्यूम्ड बाय, ये मिडल ऑफ द सेंटेंस है तो यहां कभी भी हम एज अ होल नहीं लगाएंगे, यहां होली आएगा। Rule number 11. Never when qualify the whole clause and comes in the start of the clause takes helping verb after it. Never. तो never ये एक नेगेटिव एडवर्ब है, जब भी हम इसको सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब बाद में लगाना है। Never does he come, never will he return, तो ये never स्टार्ट में, जब स्टार्ट में नहीं होगा तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, तो ये हेल्पिंग वर्ब के फिर बाद में आता है। He will never return मेन वर्ब से पहले आता है। इसके साथ साथ जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं जैसे हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, जैसे ही वो सेंटेंस के स्टार्ट में होंगे तो हम उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट में आते हैं कुछ एमसीक्यूज हैं, इनको आप एक नजर देखें, इनमें क्या मिस्टेक हो सकती है। जैसे इट वॉज बिटर कोल्ड, आई कुडंट हेल्प नॉट, I ever remember having seen a more interesting film. The story was too interesting. She hasn't got no children. This hardly won liberty. I am much happy. No one writes as neat as. She sang sweet. I felt so lonely. I don't know nothing. I don't know nothing about the matter. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखते हैं अब कैसे सॉल्व किया होगा आपने। तो क्या इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं? नंबर 1 पे देखें, इट वॉज बिटर कोल्ड, तो ये वर्ब के बी के बाद आपको पता है कि ये एडवर्ब फॉर्म आनी है, ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। इट वॉज बिटरली कोल्ड, इट वॉज बिटरली कोल्ड, बिटर कोल्ड नहीं आएगा, ये एडजेक्टिव है, हमें यहाँ एडवर्ब चाहिए। I couldn't help not overhearing, couldn't help पहले नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद ये नेगेटिव नहीं आता, ये ओवर यूज ऑफ नेगेटिव है जिसको रिडंडेंसी कहते हैं, ये नॉट नहीं आना। I couldn't help overhearing. I ever remember having seen a major, तो ever नहीं, यहाँ पे never आना है, I never remember. Number 4, the story was too interesting. ing फॉर्म में जब भी एडजेक्टिव होगा उससे पहले हम टू नहीं लगाते, वेरी लगाते हैं, तो ये टू रॉन्ग है, वेरी इंटरेस्टिंग। She hasn't got no children, यहां भी डबल नेगेटिव है, तो इसको she has got no children या she hasn't got, फिर हम any करेंगे, अगर hasn't को ठीक करने साथ में any children। नंबर 6, this hardly won liberty, तो ये मैंने जैसे बताया ये वो कंफ्यूजिंग वर्ड है, this hard won liberty, ये hardly नहीं आना। I am much happy, अब अगेन हैप्पी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, उससे पहले हम very लगाते हैं, very happy, much happy नहीं आएगा। No one writes as neatly as he does, तो as neat, अब देखिए comparison is being made between actions, दो तरह के कंपैरिजन होते हैं, between qualities और between action। तो यहाँ पे लिखना यानी लिखना एक्शन है, तो उस एक्शन को एडवर्ब के थ्रू हमने कंपेयर करना है, as neatly as, no one writes as neatly as he does। She sang sweet, अब sang जो है वो वर्ब है, तो वर्ब के बाद एडवर्ब फॉर्म आनी है, sweetly। I felt so lonely, lonely, और ये so तब आता है जब आगे डिटेल्स मौजूद हों, that वगैरह से। I felt very lonely. I don't know nothing, इसमें भी नेगेटिव ओवरयूज है, I don't know anything, nothing की जगह आप क्या लिखोगे, anything, या I know nothing, फिर ये don't नहीं लगाएंगे, अगर ये don't नहीं लगाएंगे I know nothing about the matter sentence is okay, अगर आप ये don't लिखोगे फिर nothing की जगह anything लगाना पड़ेगा। So I hope students you have gone through this exercise। अब आते हैं पास्ट पेपर्स की क्वेश्चंस की तरफ। तो पास्ट पेपर में सिर्फ एक ही एग्जांपल अभी तक मौजूद है, 2014 के MD कैट पेपर में ये आई थी। लुक एट दिस एग्जांपल फ्रॉम मिस्टर चिप्स। ऑप्शन ए,
There was much cheering and singing and a bread fighting across the dining table. अब यहाँ पे पहली बात much देखें. Much अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है. चीयरिंग ये एक पार्टिसिपल फॉर्म में नाउन है, तो मच चीयरिंग सही है. एंड सिंगिंग एंड अ ब्रेड फाइटिंग, एंड ब्रेड फाइट तो फाइटिंग नहीं है, एंड अ ब्रेड फाइट होना चाहिए. टेक्स्ट के अंदर रेफरेंस मौजूद है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है. देयर वॉज मच चीयरिंग एंड सिंगिंग एंड अ ब्रेड फाइट अक्रॉस द डाइनिंग हॉल. अक्रॉस द डाइनिंग हॉल. देयर वॉज मच चीयरिंग and singing and a bread fight across the dining hall. ये करेक्ट है. तीसरे नंबर पे there was more cheering, तो more नहीं आता, much आता होता है जब more cheer, तो ये अगेन वर्ब फॉर्म गलत हो गई है. डेल्टा ऑप्शन में there was much cheer, अगेन वही मिस्टेक है much के साथ. तो पैरेललिज्म आप चेक कर सकते हैं. cheering, singing, तो much is used before uncountable nouns as an adjective and many is used before countable nouns. So option D is correct. Thank you very much students. Keep practicing, keep knowing. Allah Hafiz.